ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग का डाउट था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको क्या बोल रहा है? ए सम ऑफ मनी इज पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20%, ठीक है। इट वुड फेच ₹482 मोर इफ द इंटरेस्ट वेर पेएबल हाफली देन इट विल पेएबल ईयरली। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप सेम अमाउंट को 2 साल तक 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे आप कैलकुलेट करते हो, और सेम ही अमाउंट को अगर आप हाफ ईयरली पे कैलकुलेट करते हो फॉर द 2 years, तब उस केस में जब आप हाफ ईयरली पे कैलकुलेट करते हो तो वहां पे ₹482 ज्यादा आता है। क्लियर ये चीज? बात समझ में आया नहीं आया? बिकॉज एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, जब भी आपका नंबर ऑफ पीरियड्स कम होता है, ठीक है, जब भी आपका नंबर ऑफ पीरियड्स डिक्रीज होते जाएगा, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। जैसे सोचो कि आपको एक पेमेंट है, ठीक है, 10,000 रुपए का पेमेंट है। समझ लो 10,000 रुपए किसी से आपने लोन लिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 आपने किसी से लोन लिया 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए आपने उससे लोन लिया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% का कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस केस में आप उस इंसान को 2 बार इंटरेस्ट दोगे, 2 times इंटरेस्ट दोगे, है ना? 2 times आप उसको इंटरेस्ट दोगे, ये बात समझ में आ रहा? बट अगर सिचुएशन ऐसा होगा, 2 years हाफ ईयरली, 2 years हाफ ईयरली अगर मैं कर देता हूँ तो उसको आप 2 बार नहीं, आप उसको कितना बार इंटरेस्ट दोगे? 4 बार। एवरी 6 मंथ्स आप इंटरेस्ट दोगे। तो जब आपका नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जब आपका ये वाला जो पोर्शन है ये अगर यदि कम हो जाता है, तब उस केस में आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। क्लियर एजेस? अगर इसको थोड़ा और इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको क्वार्टरली कर सकते हैं। थोड़ा और इंक्रीज करना है, इसको क्या कर सकते हैं? मंथली कर सकते हैं। जैसे जैसे समय आपका कम होते जाएगा, इंटरेस्ट आपका बढ़ते जाएगा। क्लियर ये चीज? तो वही यहाँ पे आपको सवाल बोला है कि कुछ एक अमाउंट जो एक इंसान पर एनएम पे भी दिया है और हाफ ईयरली पे भी दिया है, तो जब हाफ ईयरली पे दिया उस पे उसको कितना ज्यादा पैसा मिला? ₹482 ज्यादा मिला, ठीक है। तो इसमें मान लो, लेट द प्रिंसिपल, मान लो कि प्रिंसिपल आपका क्या है, ठीक है। ए सम ऑफ मनी इज पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 20% के लिए, ठीक है। तो अब ये लिखो, भाई इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ईयरली प्लस, बात समझ में आया? हाफ ईयरली और ईयरली का इंटरेस्ट का कंपैरिजन करोगे तो हाफ ईयरली पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो ईयरली से ₹482 ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? P1 प्लस। अब थोड़ा सा मेरे को बताओ, अगर हम हाफ ईयरली का केस लेता है, अगर हम हाफ ईयरली का केस लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ? हम साइड में एक बार लिख लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को कितना दिया हुआ है? 20%। हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। क्लियर है? नंबर ऑफ ईयर्स मेरे को कितना दिया हुआ है? 2। क्लियर? हाफ ईयरली के केस में कितना हो जाएगा? 4। ज्यादा हो जाएगा ना? याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होगा और नंबर ऑफ पीरियड्स डबल हो जाएगा। क्लियर है? जिस इसको आप आधा कर रहे हो नंबर ऑफ पीरियड्स डबल है। सिंपल सा चीज सोचो, 2 साल के लिए आपने किसी से पैसा लिया और हाफ ईयरली के बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है। तो हर 6 मंथ्स पे आप उसको क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट दे रहे हो। तो 2 साल के अंदर 6 महीना कितना बार आएगा? 6 6 करके 4 हुआ ना? तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? आया बात समझ में? तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये? 10/100 टू दावर 4 माइनस। क्लियर? और इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस
20 by 2 बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? प्लस 482। ठीक है, तो इसको इंटरनली थोड़ा सॉल्व कर लो। 11/10⁴ -1 6/5 ठीक है। तो ये खत्म, तो P कॉमन लो। 11/10⁴ -6/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 482। बोलो चलेगा? कोई दिक्कत? ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। 121 इंटू 121 आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इसको कितना आएगा? 4 बार होगा ना, 3 बार। 133 नहीं, वो 3 बार होने से 133 बनोगा, इसीलिए हम बोला 121 इंटू 121। 14641। 14641 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 माइनस 36 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इस पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 14641 माइनस ये कितना होगा? 25 400, तो 36 इंटू 400 कितना होगा? 14,400। ठीक है, तो 14,641 माइनस 14,400, ये आ जाएगा आपके पास 241। 241 डिवाइडेड बाई, क्लियर? तो 482 इंटू, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ गया? क्लियर ये चीज? 1 2 3 4 20,000 यही अमाउंट दिया हुआ है क्या? यही आंसर है। कोई दिक्कत? चेक कर लो एक बार। क्लियर है सबका? 14,000 कैसे आया देखो। तुम 10,000 और 25 का एलसीएम लोगे। 10,000 और 25 का एलसीएम लिया ना, तो 10,000 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 10,000 ही आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि बड़ा नंबर ही हमेशा एलसीएम होगा, ठीक है, बट यहाँ पे डिविजिबिलिटी है, तो 25 400 टाइम्स है, तो ऑब्वियस बात है 10,000 भी एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे तो 10,000 1 टाइम्स है, तो 14641। अब ये 25 हाउ मेनी टाइम्स 10,000 होगा? 400 टाइम्स होगा ना, तो 400 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 36 से, ठीक है। मतलब एलसीएम, हाँ। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया? 20,000। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको क्या दिया हुआ है? Mr. Chaudhary deposited rupees 12,615 in a bank in such a way that each of his two daughters get the same amount after attaining the age of 21 years. ठीक है? If the elder daughter is 17 years old and the younger one is 15 years old, at the time of depositing the money, find the sum deposited in the account of his daughter, the rate of interest being 5% compounded annually. कहने का मतलब क्या होगा? मिस्टर चौधरी ने क्या किया, कुछ इस तरीके से पैसा को डाला कि भाई कैसे भी करके 21 साल का जब मेरा दोनों बेटी हो जाए तो उनको इक्वल अमाउंट में पैसा मिल जाए। अगर एक हो गया, एक जैसे 21 साल का हो गया, हाँ वो तो अपना ले सकता है। हाँ ले सकता है, जिसके 21 हो जाएगा वो अपना ले लेगा। मतलब 12615 पे इंटरेस्ट लगा के कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो लोग को इक्वल अमाउंट, लगभग इक्वल अमाउंट वो लोग को मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो समझो।
एल्डर डॉटर, अगर एल्डर डॉटर का बात करेगा तो ये कितना साल में 21 का हो जाएगा? कितना साल में? 4 इयर्स में। यंगर डॉटर, मतलब आफ्टर 4 इयर्स एल्डर डॉटर को पैसा मिल जाएगा एंड आफ्टर 6 इयर्स यंगर डॉटर को मिल जाएगा। ठीक है, मान लेता है लेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एल्डर डॉटर एंड यंगर डॉटर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, एल्डर डॉटर को एक्स अमाउंट मिला होगा और यंगर डॉटर को वाई अमाउंट मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है दोनों का जो अमाउंट होगा ना वो सेम होगा, मतलब अमाउंट ऑफ एल्डर डॉटर शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ यंगर डॉटर। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं, एल्डर डॉटर के लिए कितना अमाउंट आ रहा है एक्स, मतलब इसके लिए प्रिंसिपल क्या हो गया एक्स। तो एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो एक्स प्लस एक्स इंटू 1 + 5/100 टू द पावर कितना साल के लिए? कितना साल के लिए? 6 साल के। ठीक है, तो इसको अपन कट कर सकते हैं। इसको 2 लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही है, एक में पावर 4 एक में पावर 6 है। कट करेगा तो क्या बचेगा हमारे पास पावर 2। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 1 + 5/100 है, तो 5 और 100 को काटो 1/20, सो इट विल बी 21 बाई। तो बेसिकली कितना हो जाएगा x इक्वल टू वाई इंटू 21 इंटू 441 डिवाइडेड बाई। ये एक रिलेशन आ गया अपने पास, इसको मान लो इक्वेशन में। ठीक है, तुम लोग को ये समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया कैसे काटा हम, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब एक चीज बताओ, टोटल अमाउंट था कितना? तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, बिकॉज 12,615 को तो डिवाइड करना है, तो x प्लस वाई कितना के बराबर होगा 12615। तो x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 441, तो 400 एलसीएम में आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 800। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत, इसको काटा कुटी करो, देखो कुछ ना कुछ तो कटेगा। 12615 15 टाइम्स, वाई इक्वल टू 15 4 जा 16, 6,000। मतलब यंगर डॉटर को कितना मिल रहा है 6,000, तो एक्स को कितना मिलेगा 12615 माइनस। क्लियर? और इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है सबका? डीपीपी, डेप्रिशिएशन। डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब होता है क्या है, किसी भी चीज का वैल्यू घटना, गिरना, उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट होना। ठीक है,
आज अगर निशांक को एक बाइक अगर खरीदा है, ठीक है, मान लो 2 लाख रुपए में बाइक खरीदा, रॉयल एनफील्ड हंटर, ठीक है, निशांक को खरीद लिया। अब 5 साल तक निशांक को इसको चला रहा है, बोला भैया जब तक हम ग्रेजुएट नहीं होगा तब तक चलाएगा। 5 साल के बाद में क्या निशांकों का बाइक का वैल्यू वही रहेगा? नहीं रहेगा। आफ्टर 5 इयर्स उसका वैल्यू जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो कितने वैल्यू से डिक्रीज होता है उसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? किसी भी चीज का, किसी भी एसेट का वैल्यू का डिक्रीज होना। अब सोचो कि निशांकों की जगह वो गाड़ी अगर शाहरुख खान चला रहा होता, वो हंटर अगर शाहरुख खान चला रहा होता, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स शाहरुख खान उसको बेचने जाता, 2 लाख मिलता है, 2 लाख से ज्यादा मिलता है, ऑब्वियस सा बात है। वहां पे क्या ऐड हो जाता? ब्रांड वैल्यू। तो वहां पे डेप्रिशिएट नहीं होता, वहां पे अप्रिशिएट होता। ठीक है। अब यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू, निशांक को बोलता हम भी भैया एक दिन शाहरुख खान बनेगा। बोले एक दिन खुद ही हंटर बन जाएगा। निशांक को दी हंटर। तो वी एन का मतलब क्या होता है? वी एन का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स। वी नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल वैल्यू, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज, जिस समय आप खरीद रहे हो किसी भी चीज को। ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने वैल्यू, कितने परसेंट से उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है। और एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच इट वाज यूज्ड। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिखो, टॉपिक लिखो, इफेक्टिव, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखो, if instead of rate of interest compounded annually, the rate of interest is compounded half-yearly, quarterly, etc. The actual rate of interest becomes higher than the given rate of interest.
ठीक है, दैट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और गिवन रेट जो होता है, एंड गिवन रेट is known as nominal rate of interest, nominal rate of, अब ये बेसिकली क्या बोलना चाहता है, जैसे अभी आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसमें आपको बताया था कि कोई भी सिनेरियो अगर आपके पास है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे पैसा लिया, मैं आपको 1 साल में लौटा दूंगा, तो मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा उस पर। ठीक है, मैं एक ही बार आपको इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, और वही चीज मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपसे 1 साल के लिए पैसा लिया, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मैंने ये बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मैं आपको 2 बार इंटरेस्ट दूंगा। तो जब मेरा इंटरेस्ट 2 बार होगा ना, तो एक्चुअल में मेरा जो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, वो नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको रियल लाइफ के अंदर हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि मान लो कि आपने एक कार खरीदा, ठीक है, और आपने कार लोन लिया। ठीक है, उसमें बोला कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उस कार के ऊपर, जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर आ रहा है, समझ लो 15% पर एनम, 15% पर एनम, और उसी के बेसिस पे आपका मंथली ईएमआई बना दिया गया। क्या बोला हमने, 15% पर एनम, और उसी के बेसिस पे आपका मंथली ईएमआई बना दिया गया। बट एक्चुअल में क्या रहा, मंथली जब मैं ईएमआई बोलता हूँ, ईएमआई का मतलब ही क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स एवरी मंथ यू आर गिविंग सम अमाउंट। वो ईएमआई पे बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों जा रहा होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा सा प्रिंसिपल, थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा सा प्रिंसिपल, वो जा रहा होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई। ठीक है, अब जब लग रहा था इंटरेस्ट, तो इट वाज 15% पर एनम, बट मैं जो उसको पेमेंट कर रहा हूँ, मैं एवरी मंथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो अब एक्चुअल में जब हम उसको कैलकुलेट करने जाएगा, वो 15% नहीं होगा, 15% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसीलिए उसको हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला जाता है। बोलने में 15% है, बट एक्चुअल में 15% नहीं है, 15 से थोड़ा सा ज्यादा है। एक सिंपल सा सिनेरियो समझो, जब भी आप कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 1 साल में दिया जाता है, उस 1 साल को आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कन्वर्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज होने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10% का 11% या 12% बन जाएगा, बट हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट वो जब अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो वो हल्का फुल्का चेंज में भी बड़ा गैप आ जाता है। अब सोचो कि कोई बड़ा कंपनी 1000 करोड़ का लोन लिया है, तो उसके लिए तो 0.04% बढ़ा, तब भी तो बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ गया ना। आया बात समझ में? तो जो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो आपका इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो, E इज इक्वल टू 1 + i⁴ इंटू 100 किया, ताकि परसेंटेज में फिर से निकल जाए। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया, इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इस पे प्रिंसिपल प्रिंसिपल कुछ गिवन नहीं होता, ये हमेशा इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा, हमेशा इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा। बोलेगा कि है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, जहां पे नॉमिनल रेट दिया हुआ है 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तब आपके पास सिचुएशन क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू 5% मैंने बोला, तो ये क्या बन जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, बिकॉज 5 का आधा कितना होता है, 2.5। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब 1 साल है, अब 1 साल को हम 2 बार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो इफेक्टिव के केस में हमेशा याद रखो, एन का वैल्यू या तो 2 होगा, या 4 होगा, या एन का वैल्यू 12 होगा। 2 कब होगा, जब हाफ ईयरली होगा,
और 4 कब होगा? जब क्वार्टरली होगा। और 12 कब होगा? जब मंथली होगा। इतना ही सिनेरियो क्लियर है चीज। -1 × 100 करेंगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के जो आएगा वो 5% से थोड़ा सा ज्यादा। इस पे जो आंसर आने वाला है ना, कैलकुलेट करके देख भी लेना, इस पे जो आंसर आएगा वो 5% से थोड़ा सा इंक्रीज, मतलब 5 और 6 के बीच में है। क्लियर है चीज। एक क्वेश्चन जैसे सीए फाउंडेशन फ्यूचर में जब होगा ना, जब आप कोई लोग भी जब देगा, तो सीए फाउंडेशन का ये फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे आएगा। सीए फाउंडेशन का जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें 15 मार्क्स का एक चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। जो आप बीएमएसटी बुक के अंदर, बीएमएसटी बुक में जो आप ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, यही एज इट इज चैप्टर सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से होता है, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटीज के बारे में पढ़ा जाएगा। क्लियर। बस 2-3 टॉपिक थोड़ा सा इंक्रीज है वहां पे, ठीक है, बाकी एज इट इज सेम। और सबसे ज्यादा मार्क्स वही कैरी करता है, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू रहेगा उसमें, तरीका भी थोड़ा सोचने का अलग होता है, कैलकुलेटर भी आपके पास रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको क्या दिया हुआ है? ए न्यू कार इज परचेज फॉर ₹4 लाख, मतलब इसका इनिशियल वैल्यू कितना हो गया? 4 लाख। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। आर का वैल्यू कितना हो गया? 10%। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 4 years? तो एन का वैल्यू हो गया 4। तो आपको वी एन निकालना है, ये तो आसान है। वी एन इज इक्वल टू वी नॉट 1 - I⁻n। तो 4 लाख 1 - 10/100 तो कितना हो जाएगा? 4 लाख, 1 2 3 4 5। 10 - 1 कितना होता है? 9। 9/10 इंटू 9/10 होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 इतना जीरो काट दिया। 9 × 9 81। 81 × 81। तो 81 × 81 × 4 करके देखो कितना वैल्यू आता है। 2,62,440 ये वैल्यू आ रहा है कैलकुलेटर से, ठीक है। और आपको वैल्यू दिया हुआ है 2,62,300। तो वो वैल्यू कैलकुलेट वो लोग करके रखा विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो आप लोग चाहो तो लॉगरिथम का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 16 पे? अब देखो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। आप लोग घर पे ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 तक आप लोग ट्राई करके देखो घर पे। 17 से लेके 21, 17 18 19 20 21, अगर आप लोग का ये क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एनवीटी स्टार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस नहीं हुआ तो इसका पहले अपन डिस्कस करेगा, देन इसके बाद में एनवीटी स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगला क्लास और इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज अगला क्लास में वो टॉपिक है जो आज तक आप लोग नहीं पढ़ रहे। ठीक है।